हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस सेशन में हम इलेक्ट्रोस्टैट के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपने आप में एक कॉमन टर्म है जिसको आप वेव में भी पढ़ते हैं कि जब वेव पल्सेस ट्रेवल करती हैं मीडियम में और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे से वो मीट करती हैं किसी सर्टेन पॉइंट पे सर्टेन टाइम में, तो वहाँ पे उनका सुपरपोजिशन होता है। उनके जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हैं उनका सुपरपोजिशन होता है। आपने पढ़ा है 11th में वेव मोशन में। तो ये एक बड़ा कॉमन सा टर्म है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस सेशन में हम आपको इसी कॉन्सेप्ट जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इसी कॉन्सेप्ट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के टर्म में स्टडी करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, या किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं तो किसी एक चार्ज पे बाकी सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्सेज लग रही हैं उनका नेट फोर्स क्या होगा। और इस सेशन में न केवल थियरी बल्कि इन कॉन्सेप्ट्स का न्यूमेरिकल में किस तरीके से एप्लीकेशन होता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस यानी एक सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं, उस सिस्टम में हमने 1 2 3 या n नंबर ऑफ चार्जेस अलग अलग पोजीशन पे कंसीडर कर लिया। डिस्क्रीट नंबर ऑफ चार्जेस हैं और अलग अलग पोजीशंस पे वो लोकेटेड है। अब आपको पता है कि सारे चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, सब एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम आपको कूलाम फोर्सेज की प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे तो उनमें मैंने कहा था कि किसी सिस्टम में अगर कोई दो चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है और बहुत सारे चार्जेस उस सिस्टम में आए या उसमें से चले जाएं, तो किन्हीं दो फोर्सेज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो बिल्कुल भी अनइफेक्टेड रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करें। तो सपोज कीजिए कि एक सिस्टम है जिसमें हमने Q1, Q2, Q3 एंड Qn n number of charges consider कर लिया at some certain positions। Q1, Q2, Q3 and Qn are the n number of charges, and another charge is there Q0 or Q0 you can say. Another charge is 0 is present in that system. It means it is also the part of that system. And now we wish to find the electrostatic force, the net electrostatic force experienced by this charge Q0 due to all individual charges. It means Q0 पे Q1 का फोर्स लगेगा, Q0 पे Q2 का भी फोर्स लगेगा, तो Q0 पे या Q0 पे Q1 का जो फोर्स है वो F01, क्लियर। Q2 का जो फोर्स है वो F02। अब ये लाइक चार्जेस हैं इसलिए हमने यहाँ पे रिपल्सन मेंशन किया, अगर अनलाइक होते तो एरो का डायरेक्शन उल्टा होता, वहां पे अट्रैक्शन शो होता, क्लियर। Q0 पे Q3 का जो फोर्स है वो F03 एंड Q1 का जो फोर्स है वो F0n। तो डायग्राम से क्लियर है। इनके बीच के डिस्टेंसेस देख सकते हैं कि Q1 और Q0 के बीच का डिस्टेंस हमने R10 रखा, Q2 Q0 के बीच का डिस्टेंस R20 रखा एंड Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस R30 एंड Q1 Q0 के बीच में Rn0। एक जनरल टर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया अलग अलग चार्जेस को। अब जरा ये समझिए कि Q1 और Q0 के बीच जो फोर्स F01 लग रहा है वो फोर्स ये Q2 यहां रहे या न रहे, Q3 रहे न रहे, Q4 रहे न रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर। किसी दो के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे के आने या जाने से कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुपरपोजिशन पढ़ते समय, इस बात का ध्यान रखना है। तो सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट क्या हो गया, जरा यहां देखें कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, ध्यान रखना है, बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं। सारे चार्जेस स्टेशनरी हैं, एट रेस्ट is the vector sum of all the forces। कौन सा सम, वेक्टर सम। वाई वेक्टर सम, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम जनरली अलजेब्रा के तौर पे ऐड नहीं कर सकते, इसको ऐड करने के लिए वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि जैसे आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया गया है, उन लॉ को यूज करके हम इन फोर्सेज का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, क्लियर।
on that charge all the forces, clear, on that charge due to all other charges taken one at a time, यानी एक एक करके पहले से क्या फोर्स है, दूसरे से क्या फोर्स है, तीसरे से और nth से क्या फोर्स है, एक एक करके कितना फोर्स लगाया उसका हम वेक्टर सम लेते हैं। ध्यान क्या रखना है कि द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। यहां तक स्टेटमेंट क्लियर। सुपरपोजिशन का ये कोर स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसने कूलम्ब फोर्सेस की प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड किया है। अब हमने क्या कहा, F0 इज द फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर वहां वैक्यूम है तो, लेकिन हम इसको K मानते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q0 अपॉन R10 का स्क्वायर R10 वेक्टर के अलॉन्ग, क्लियर। F01 किसके अलॉन्ग है, 10 के अलॉन्ग। ये अगर आप यूनिट वेक्टर के टर्म में इंडिकेट करेंगे तो ये 10 होगा, ये यूनिट वेक्टर 20, पॉइंटिंग वेक्टर 30 एंड n0, ठीक है। तो ये डायरेक्शन के साथ हमने फोर्सेज की वैल्यू को मेंशन किया। सिमिलरली फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 Q0 अपॉन R20 का होल स्क्वायर अलोंग R21, क्लियर। 03 Q0 पे Q3 का फोर्स ये रख लिया आपने कि K Q3 Q0 अपन R30 का स्क्वायर एंड अब यहां वेक्टर लेंगे तो क्यूब होगा R30 कैप के अलॉन्ग, क्लियर। सिमिलरली F0 एंड K Qn यानी कि nth फोर्स, nth चार्ज का फोर्स Qn Q0 अपॉन Rn0 स्क्वायर n0 के अलॉन्ग, यानी कि ये तो हमने अलग अलग चार्जेस की वजह से Q0 पे लगने वाला फोर्स हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। अब इनका वेक्टर सम लेंगे। नेट फोर्स, नेट वर्ड मींस वेक्टर सम की बात कर रहा है। नेट फोर्स ऑन Q0 इज F0 और वो होगा क्या, F01 F02 F03 F0n का वेक्टर सम होगा, क्लियर। तो अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इनफैक्ट लिखते तो हम समेशन के फॉर्म में है, लेकिन सॉल्व करते समय हम वेक्टर अलजेब्रा का यूज करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स ऑन F0 की बात करते हैं, इन सारे टर्म में से देखिए K और Q0 कॉमन हो सकता है क्या, यहां भी K है Q0, K Q0, K एंड Q0 सारे टर्म में कॉमन है, तो K और Q0 आपने कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट में क्या आया आपका, आप देख सकते हैं कि Q1 अपॉन R10 स्क्वायर R10 कैप के अलॉन्ग प्लस Q2 R20 स्क्वायर R20 कैप के अलॉन्ग प्लस Q3 R30 स्क्वायर अलॉन्ग R30 कैप प्लस Qn, प्लस ऐसे कर लिया डॉट डॉट प्लस Qn Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप के अलॉन्ग, ये क्लियर। और यहां पर ब्रैकेट आपने ऑफ कर दिया। ये सारे सम हो रहे हैं, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, इस सम को क्या कर सकते हैं, हम जनरलाइज कर सकते हैं। क्यों, देखो समेशन कैसे वेरी कर रहा है, 1 यहाँ 1 है, यहाँ Q1 R1 Q3 R3 एंड Qn Rn, तो समेशन कहां से कहां तक हम ले सकते हैं कि F0 इज इक्वल टू K Q0 समेशन ओवर QI, हमने I एक जनरल टर्म ले लिया, QI अपॉन R I0 का स्क्वायर एंड R I0 कैप के अलॉन्ग, ये आप देख सकते हैं। और लिमिट क्या होगा कि I इज इक्वल टू 1 to n, यानी कि एक बार I को 1 रिप्लेस करेंगे तो QI अपॉन Q1 अपॉन R10 प्लस 2 तो Q2 अपॉन R20 देन Q3 अपॉन R30 का स्क्वायर, वैसे ही Q4 अपॉन 40 का स्क्वायर, लास्ट में जाके Q1 अपॉन Rn0 का स्क्वायर। तो ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये लिखने का तरीका मैं आपको फिर बता दूं कि ये थ्योरेटिकली लिखने का तरीका है। नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, एक्चुअल में नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें पैरेललोग्राम का या ट्रायंगल लॉ का यूज करना होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की, जैसे कि आपसे ये कहता कि 3 चार्जेस किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखी हुई हैं,
किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स, या चार चार्जेस किसी स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है जरा देखते हैं। अब जहां पे दो हमने ट्रायंगल बनाए हुए देख सकते हैं कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी एंड ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड कितना है? स्मॉल ए। दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है? स्मॉल है। अब यहां देखिए कि ए बी और सी तीनों पे हमने आइडेंटिकल चार्ज क्यू क्यू और क्यू प्लेस कर दिया, और आपसे किसी एक पे फोर्स पूछ दे। हमने मान लिया बी पे फोर्स पूछ दिया कि जो बी पे चार्ज क्यू है उस पे नेट फोर्स कितना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम ये देखें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से कि इस बी पे जो चार्ज क्यू है ए की वजह से उस पे कितना फोर्स लगा। तो ए की वजह से जो फोर्स लगा वो एफ बी ए है। क्लियर? देख सकते हैं रिपल्सन है, लाइक चार्ज है तो रिपल्सन है। सी वाले चार्ज की वजह से कितना उस पे फोर्स लगा, तो वो कितना हो गया? एफ बी सी, बी पे सी का फोर्स। इट इज ऑल्सो रिपल्सन अवे फ्रॉम द चार्ज। अब देख सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड की तरफ बिहेव कर रहे हैं, एफ बी और एफ बी सी। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं आप? तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सेम वही कंडीशन है कि एक पैरेललोग्राम आपने यहाँ पे बनाया, और पैरेललोग्राम बनाने के बाद ये जो रिजल्टेंट, ये डायगोनल जो आपने खींचा, ये जो रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स की वैल्यू बताएगी, नेट फोर्स ऑन बी। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब ये एफ बी के कैलकुलेशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल ये डायग्राम आपको समझ में आया कि ए की वजह से फोर्स कितना है, सी की वजह से कितना है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, थोड़ा सा केस चेंज किया और बी पे एक नेगेटिव चार्ज लिया है। नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा? दोनों ही चार्जेस से अट्रैक्शन होगा क्योंकि अनलाइक चार्ज हो गए। तो ये बी पे ए का फोर्स अलोंग ए और बी पे सी का फोर्स अलोंग सी, क्योंकि अट्रैक्शन है। यहां पे भी अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है तो क्या करें? एक पैरेललोग्राम यहां पे बनाइए, कंप्लीट कीजिए, और ये जो डायगोनल है वो आपका नेट फोर्स ऑन बी होगा। ये देख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से। अब कैलकुलेशन के लिए हम बात करें एफ बी ए। एफ बी ए की बात करेंगे तो क्या होगा? के Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर हो जाएगा, दोनों ही Q है, और अपॉन डिस्टेंस कितना? A स्क्वायर। क्लियर? एफ बी ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसके लिए अब K लिख लिया, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। एफ बी सी की बात करें तो वो क्या होगा? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। और सेम यही कंडीशन इसके भी ये भी होगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q है और डिस्टेंस A है। क्लियर? अंतर क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों ही केस में इक्वल आएगा, लेकिन डायरेक्शन देख सकते हैं अपोजिट आ रहा है। ठीक है ना? तो अगर हम नेट फोर्स ऑन बी की बात करें तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 FBA FBC एंड कॉस। एंगल क्या होगा? यहां कितना एंगल होता है? 60 डिग्री। तो यहां भी कितना होगा? 60 डिग्री। सेम कंडीशन, यहां भी एंगल 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। कोई दिक्कत आपको नहीं। ठीक है, अब इस डायग्राम को हम इरेज करते हैं या रहने देते हैं आपकी समझ के लिए। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसको अगर f मान ले और इसको भी f मान ले क्योंकि इक्वल है ना, तो इस फार्मूले में हम रख सकते हैं। कैसे? तो एफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 f इंटू एफ अगेन एफ स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है भाई? कॉस 60 डिग्री 1/2 साइन 30 और कॉस 60, ठीक है, इंटू 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, एफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? एफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं बेसिकली हम, तो एफ बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका एफ बाहर आ गया रूट से, एफ रूट 3। इस केस में भी और इस केस में भी यहां पे डायरेक्शन अप और यहां पे डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर यही काम आप स्क्वायर के लिए करते हैं तो स्क्वायर पे यहाँ पे चार्जेस हमने प्लेस कर दिए, Q Q Q N Q। स्क्वायर है आपका ABCD, A
बी सी एंड डी। अब डी पे नेट फोर्स पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे, डी पे नेट फोर्स पूछ रहा है। तो ये स्क्वायर का साइड आप देखेंगे, यहां पे साइड ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, ठीक है। साइड ए हो गया, तो ये डायगोनल कितना होगा, डेफिनेटली √2a होगा, ये तो पता होगा पाइथागोरस थ्योरम से। डायगोनल कितना हो गया, √2a हो गया। अब जरा देखें, डी पे ए का फोर्स FDA, क्लियर। डी पे ए का फोर्स कितना हो गया, FDA। डी पे सी का फोर्स कितना हो गया, FDC। और इसी डी पे बी का फोर्स कितना हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, इसलिए छोटे वेक्टर से इसको इंडिकेट कर रहे हैं। ये कितना हो गया आपका, F D एंड B। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है जरा देखेंगे। तो पहले इन दो FDA और FDC, इसको भी आप भूल जाइए या इसको अभी में रोकते हैं। FDA और FDC का हम रिजल्टेंट फाइंड करें, ठीक है। FD और FDC का जो रिजल्टेंट हो गया FD हो गया मान लिया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा FDC और FDA का, ठीक है, FD और FDV दोनों सेम डायरेक्शन में, इनको ऐड कर लेंगे और ऐड करके आपको रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आप करेंगे और करके कमेंट बॉक्स में उसका रिजल्ट लिखेंगे, और कोई डाउट होता है तो मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ये इसी को हम फील्ड के सेंस में समझ लें। अभी तो हम फोर्स के सेंस में समझ रहे थे, थोड़ा फील्ड के सेंस में समझने की कोशिश करें। तो यहां पे चार्ज Q2 है, यहां Q3 है एंड Qn है। यहां एक पॉइंट O है, चार्ज नहीं है बल्कि पॉइंट O है, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो पहले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने मान लिया E1 है, दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तीसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E3 और nth चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड En। ये आप देख सकते हैं। तो जैसे फोर्स फाइंड किया हमने, पॉइंट O पे कोई चार्ज था, उसके ऊपर फोर्स। अभी पॉइंट O एक जनरल पॉइंट है जिसपे हम इन्हें सारे चार्जेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो सीधा सीधा नेट फील्ड क्या होगा, नेट फील्ड एट O, अगेन वेक्टर सम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En, है ना जनरली। तो ये भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सॉल्व करने के लिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो वेक्टर के एडिशन का यूज हम कर रहे थे, ठीक। सेम ऐसे ही आपको कंडीशंस आएंगे, बल्कि वहां फोर्स नहीं फील्ड फाइंड करना होगा। अगर आपको इससे समझ आया होगा तो आप कमेंट करेंगे, कोई डाउट होगा तो भी कमेंट करेंगे, मैं क्लियर करूंगा आपको। थैंक यू फॉर दिस सेशन।